तो पिछली दो किस्तों में हमने बताया था कि लफ्ज़ गोयली पर बहस तहकीक इस नतीजे तक पहुंची। एक इनमें हमारे बुजुर्ग थे जिनका नाम था अल्लामा अकरम कुरैशी साहब। वो भी बड़े मोतरज़ थे। उन्होंने मेरे नाम ख़त लिखा एक 2004 में और कहा कि नहीं, ये गोयली नहीं हो सकता, ये वज़न पर पूरा नहीं उतरता। और उनका दीवान कलमी था मुस्तनद दीवान फरीद। उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बहस की मेरे साथ और अपना एतराज़ उन्होंने नोट करवाया कि ये हो ही नहीं सकता और ये वज़न से खारिज है, वो फला वज़न पे है और ये वो। तो हम अपने पास मौजूद कलमी नुस्खाजात को देख रहे थे। उनके ख्याल पर तो जाहिर है हमने वो ख्याल कह रहे थे, कोई दलील नहीं दे रहे थे, उनका अपना ख्याल था, वो दलील नहीं दे रहे थे। तो अब आते हैं कि दीवान फरीद में ये लफ्ज़ क्यों लाया गया और इसमें क्या खूबियाँ हैं, इस एक शेर में या इसी एक बंद में खूबियाँ क्या है। अब क्या है, हूरा परियां टोले टोले हुस्न दिया हिला बिरहू दे छोले राती ठढियां ठार गोयली ततिया नीवे। अब एक तो होता है सनत तजाद, सनत तजाद एक आती है, उसमें यह होता है कि जहां रात का जिक्र हो वहां दिन का जिक्र हो, जहां अंधेरे का जिक्र हो वहां रोशनी का जिक्र भी हो, सुबह का जिक्र हो तो शाम का जिक्र भी हो, और सफेद का जिक्र हो तो रात का जिक्र भी हो, काले का भी जिक्र हो। इसको कहते हैं सनत तजाद, यानी मुख्तलिफ चीज़ों को एक शेर में बयान करना, मुतजाद चीज़ों को एक मिसरे में शेर में बयान करने को कहते हैं तजाद। ये सनत है। और एक और सनत होती है जिसको कहते हैं मिरातन नज़ीर भी कहते हैं और मुराआतन नज़ीर भी कहते हैं उसे। ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो उसकी अलग तहकीक है कि हम देखें कि ये असल में मतलब वो रियायत लफ्ज़ी से ले रहे हैं और वो आईने से ले रहे हैं। ये मिरात नज़ीर है या मुरात नज़ीर है, इसमें नहीं पढ़ते। उसमें होते हैं तलाज़ुमात, यानी अगर आपने दिन का जिक्र किया है तो सूरज का जिक्र भी कर दे, रोशनी का जिक्र भी कर दे। अब रात का जिक्र किया है आपने तो उसके साथ आप सितारों का जिक्र भी कर दे, चांद का जिक्र भी कर दे, यानी उसके साथ जुड़े हुए लफ्ज़। जैसे एक शेर है रोम है रख्श उम्र, अब देखिए कहाँ थमे, इस तरह का एक शेर है। माज़रत मुझे अगर सही नहीं आ रहा तो शायद मैंने कहीं लिखा भी है। रोम है रख्श उम्र कहाँ देखिए थमे, ने हाथ बाग पर है ना पा है रिकाब में। अब ये मिरात नज़ीर का है कि एक रौ में है यानी चल रहा है, क्या आगे आ गया वो चल रहा है तो सनत तजाद के तहत इसको थमना भी है कहीं कि वो उम्र का घोड़ा जो है वो चल रहा है, उम्र की जो सवारी है जो ये चल रही है। अब आगे क्या है इसके मिरात नज़ीर, इसमें नए हाथ बाग पर है ना पा है रिकाब में। अब बाग घोड़ा, अब घोड़े का जिक्र आया तो फिर उसमें हाथ भी आ बाग भी आ गई, उसमें रिकाब भी आ गई और उसमें पैर भी आ गए, हाथ भी आ गया। तो ये बरात नज़ीर है। इसी तरह बहुत सारे शेर हैं, बहुत सारे। पत्ता पत्ती, जैसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। अब देखिए बाग आया तो उसमें पत्ता पत्ता भी आ गया, बूटा बूटा भी आ गया, गुल गुल भी आ गया, अब जाने न जाने सनत तजाद में आ गया। तो इस तरीके से ये शेर था और ख्वाजा साहब इसमें कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि सनत तजाद के तहत तो उसमें उन्हें रात और दिन का जिक्र किया। जो रातें तो ठंडी है तो अब उसके तजाद में, रात के तजाद में क्या आना था, रात के तजाद में आना था दिन, और दिन आना था कि गोयली तत यानी जो सुबह जो होती है वो गर्म है। और हमने इस तरीके से जाके पीछे हम पीलू के मौसम में गए, उन इलाकों में, चोलिस्तान के उन इलाकों में जहां पीलू होती है, उन इलाकों में हम पीलू के मौसम में गए और कहा कि ये कैसे। उन्होंने कहा जी पीलू तो गर्म मौसम में होती है और वो ऐसी कैफियत होती है कि अभी सूरज निकलने लगता है और पता चल जाता है कि ये बहुत गर्म होगा, आज का दिन बहुत गर्म होगा। सूरज के निकलने से ही पता, यानी गोयल वेले से पता ही चल जाता है कि आज बहुत गर्मी पड़ेगी, और वो होता है पीलू का मौसम। और इस तरीके से इस शेर में ख्वाजा साहब ने सनत तजाद भी इस्तेमाल की और तलाज़मात वाली बात भी, मिरात नज़ीर भी इसमें इस्तेमाल किया कि उसी में गोयली है तो उसका मौसम के जिक्र, दिन का जिक्र आया, रात का जिक्र आया तो गोयल वेले का जिक्र आ गया।
ठंडे का जिक्र आया तो तत्तियां का जिक्र आ गया, यानी गर्म का जिक्र आ गया, और फिर पीलू के साथ उसके मौसम का जिक्र आ गया, और इसमें सरहद तजाद और सरहद मिरात नज़ीर, और इसमें मकामी ज़ुबान का खपाना और उसके तलाज़मात। किसी लफ्ज़ का माना अगर कहीं जाकर इस लफ्ज़ का कोई और माना हो जाए, मिसाल के तौर पे असलम अंसारी साहब के मुताबिक अगर इसका माना पहाड़ों की एक ज़मीन और एक मावरा ज़मीन और ना अनजानी ज़मीन, हो सकता है वो ठीक हो। और ये ग्रंथ साहब में अगर इसका मतलब गढ़ा किया गया है, अगर इसका मतलब आरजी झोपड़ा भी किया गया है तो फिर हो सकता है वो भी ठीक हो, लेकिन हम तो उस मानी के ज़्यादातर पाबंद रहेंगे जो ख्वाजा फरीद के कलाम, आप ख्वाजा फरीद की ज़िंदगी का अपना दायरा है, या ये काफ़ी जो हमें माहौल बता रही है। हमें नहीं पता कि आरजी घास फूस का झोंपड़ा जो है वो कैसे गर्म हो सकता है। अगर इसका माना जैसे ख्वाजा ताहिर महमूद साहब ने और दीगर हजरात ने किया है कि रातें तो ठंडी है, लेकिन आरजी जो घास फूस का एक झोंपड़ा जिसमें दो तीन लकड़ियाँ होती है और उसके ऊपर चंद सरकंडे रखे होते हैं, वो कैसे गर्म हो गया। तो इस तरीके से हम इस बंद को आ चुनू और रल यार पीलू बकिया ने हम इस नतीजे पर पहुँचे, और हमने फिर इसको जब ये लिखा अपने इसमें, तो हमने इस पर एक लंबी ये पूरी की पूरी बहस भी इसमें इस सफ़े पर दर्ज कर दी है। दीवान फरीद बिद तहकीक के जो है सफ़ा नंबर 461 पर ये पूरी बहस भी दर्ज कर दी है कि हमें इस लफ्ज़ की तहकीक के दौरान किन किन मराहिल से गुजरना पड़ा। ये मजमून 3 किस्तों में आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, ताकि हम ये बता सकें कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की कि मकदूर भर दयानतदारी से काम लें, और हमें दूसरे लोगों के काम पर एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ मानी कह सकते हैं, बता सकते हैं, तो हमारा भी ये हक बनता है कि हम बताएं। बाकी बेहतर फैसला आप करेंगे।